मैं ज्ञान प्रकाश, आप सभी को प्यार भरा मेरा नमस्कार। ढेरों सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार पाकर, दुआएं पाकर पुनः आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरी ईश्वर से दुआ है आप हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। और मैं पुनः जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, किस अधिनियम के तहत हुई, उसमें किसने साझेदार थे, उस कंपनी की कितनी संपत्ति थी, और ये जो भी मैं आपको ज्ञान दूंगा ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। और सिविल सेवा हो, स्टेट पीसीएस हो, दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एयरफोर्स, नेवी हो, एसएससी जीडी हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। किंतु मैं नए टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक मोटिवेशनल जो है मैं शायरी कहना चाहता हूँ। मेरी इबादत को ऐसे कबूल करे मेरे खुदा, मेरे इबादत को ऐसे कबूल कर ऐ मेरे खुदा, अगर तेरे सजदा में झुकूँ, मेरे इबादत को ऐसे कबूल करे खुदा कि अगर मैं तेरे सजदे में झुकूँ, मुझसे जुड़े हर रिश्ते की ज़िंदगी संवर जाए, मुझसे जुड़े हर छात्रों की ज़िंदगी संवर जाए। मेरी यही ईश्वर से दुआ है। आइए मैं टॉपिक पे आता हूँ और पढ़ाता हूँ आपको ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सभी ने नाम सुना होगा। मैं यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। और इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी ये 1600 ईस्वी के ये चार्टर आपको एक्ट के द्वारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 1600 ईस्वी के ये चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। अब आइए, किताबों में चार्टर एक्ट लिखा होता है, लेकिन इसे हम राजलेख भी कहते हैं। इसे हम राजलेख भी कहते हैं। 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट या 1600 ईस्वी का आपको राजलेख। अब आइए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है, इसमें क्या प्रावधान थे, आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। ध्यान से सुनेंगे। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होता है। भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से शुरू होता है। और जिस राजलेख के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसे 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट या 1600 ईस्वी का राजलेख भी कहा जाता है। जिस राजलेख के द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसे 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट या 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। अब आइए, इस 1600 ईस्वी के राजलेख के द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। आपको याद हो गया होगा, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने
31 दिसंबर ये 1600 ईस्वी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार प्रदान किया। आप सभी को याद हो गया होगा, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार प्रदान किया। आप सभी को याद हुआ, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ ये 15 वर्षों तक व्यापार का अधिकार प्रदान किया। अब आइए, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय उसकी कुल संपत्ति 30,133 पाउंड थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय कंपनी की कुल संपत्ति 30,133 आपके पाउंड थी। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय उसमें कुल 217 जो थे आपके भागीदार थे, यानी शेयर होल्डर थे। याद हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल संपत्ति कितनी थी? 30,133 पाउंड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल शेयर होल्डर कितने थे, भागीदार कितने थे? 217 क्या थे आपको भागीदार थे। अब आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। उस परिषद में एक गवर्नर होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। उस परिषद में एक गवर्नर होता था, एक जो है उप गवर्नर होता था एवं 24 आपके अन्य आपके ये सदस्य होते थे। आपको याद हो गया होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया। उस परिषद में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर एवं 24 जो है ये अन्य जो है आपके सदस्य जो है ये हुआ करते थे। और मैं आपको ये बता दूं, और इस कंपनी के परिषद को गवर्नर का परिषद कहा जाने लगा। इस कंपनी के परिषद को गवर्नर का परिषद कहा जाने लगा और आगे चल करके इस गवर्नर के परिषद को आपको निदेशक मंडल जो है इसे कहा गया। अब आइए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस समय हमारे भारत में मुगल शासक कौन था? अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और जब 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में हुई उस समय मुगल शासक कौन था? आपको जहांगीर था। अब देखिए इसमें कितने तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला, आपको याद हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? याद, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी
को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किसने किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का प्रशासन कौन चलाता था? एक परिषद के द्वारा चलाया जाता था, और उस परिषद में गवर्नर, एक उप गवर्नर एवं 24 जो थे अन्य आपके सदस्य हुआ करते थे। आपसे परीक्षा में पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय उसकी कुल संपत्ति कितनी थी? तो 30,133 पाउंड थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल भागीदार कितने थे? तो कुल भागीदार कितने थे? आपके 217 क्या थे? भागीदार थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में कौन सा मुगल शासक था? अकबर था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके 1608 में जब भारत आई उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? आपको जहांगीर था। आप सभी को ये याद हो गया होगा क्या? और मैं एक ही बताना चाहता हूँ आप लोग को बार बार जो है इस संविधान आखिर संविधान होता क्या है? तो संविधान जो होता है एक वैधानिक दस्तावेज होता है। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, और उन मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार, उन मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। आपको याद हो गया होगा। कोई पूछेगा कि संविधान क्या है? तो संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है, और उन मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ही किसी भी देश या राज्य का शासन का संचालन किया जाता है। और आप सभी को मैं बताया था कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। और हमारे भारत का संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत और लिखित संविधान है। इसको किसने कहा था? तो मैं उस दिन बताया था इसको सर आइवर जेनिक्स ने कहा था। सर आइवर जो है आपका जेनिक्स ने कहा था। आपको याद हो गया होगा कि सर आइवर जेनिक्स ने ही भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत जो है आपके संविधान को जो है संविधान कहा था। आइए अब मैं आपको बताता हूँ। आप आधुनिक भारतीय इतिहास जब पढ़ाई करते होंगे तब उसमें आप देखते होंगे कि अंग्रेजों के जो पद थे उसमें जो प्रमुख सबसे पद था वो गवर्नर, इसके बाद गवर्नर जनरल, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, इसके बाद वायसराय। गवर्नर से वायसराय तक का सफर कैसे तय हुआ, कैसे कैसे पद ये चेंज होता है, मैं आपको आज बताऊंगा। पहले गवर्नर हुआ बंगाल का, फिर गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, और बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद ये भारत का गवर्नर जनरल हुआ, और भारत के गवर्नर जनरल के बाद आपका भारत का वायसराय जो है ये बना पड़ा। अब आइए मैं बताता हूं कि पहले मैं बताता हूं प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ। इसके बाद बक्सर का युद्ध जो है ये आपके 1764 में हुआ। प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ, ये बक्सर के युद्ध जो है ये 1764 में हुआ। प्लासी के युद्ध एवं बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीते जाने के बाद उनका बंगाल में शिकंजा कसा, एवं अंग्रेजों ने शासन को अपने अनुरूप चलाने के लिए समय समय पर कानून बनाया। वो कानून आगे चल करके हमारे भारतीय संविधान की सिंजा बनी, हमारे भारतीय संविधान के विकास में मदद। अब आई प्लासी
जब युद्ध हो रहा था, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का प्रमुख कौन था? आपको ड्रेक था। आप नोट भी कर सकते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का प्रमुख कौन था? आपको ड्रेक था। और आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुई। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सबसे पहले आपके बंगाल में हुई। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के चलते उसे अंग्रेजी शासन ने बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया। इसलिए और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक एवं भविष्य का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं बंगाल में गवर्नरों का सही क्रम। परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, परीक्षा में पूछता है कि बंगाल में गवर्नर का सही क्रम क्या है। तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं बंगाल में बंगाल के गवर्नर का सही क्रम, आइए प्रथम बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? और रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल था आपका 1757 से आपका 1760। इसके बाद बंगाल का दूसरा जो गवर्नर बनता है वो बनता है आपका हॉर्नबिल बनता है। और हॉर्नबिल का जो काल है ये आपका 1760 है। तीसरा, हॉर्नबिल के बाद बंगाल का गवर्नर बनता है बेंसीटाट। और ये बेंसीटाट का ये काल होता है आपका 1760 से आपका 1700 क्या है जी आपका 65। अब आइए चौथा, यहां पर बेंसीटाट के बाद दूसरी बार और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और उसका काल है 1765 से आपका 1767। रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे कार्यकाल के बाद बंगाल का गवर्नर बनता है बेरेस्ट। और ये बेरेस्ट का काल होता है ये 1767 से 1769। बेरेस्ट के बाद बंगाल का गवर्नर बनता है कार्टियर बनता है। और ये कार्टियर का काल होता है ये 1769 से ये 1772। और आपके कार्टियर के बाद बंगाल का गवर्नर बनता है आपका वारेन आपका हेस्टिंग्स बनता है। और ये वारेन हेस्टिंग्स का आपको काल होता है आपका 1772 से आपका 1700 क्या है जी 85। आप नोट कर सकते हैं बंगाल के गवर्नरों का यह सही क्रम है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? यह रॉबर्ट क्लाइव हुआ। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो है हॉर्नबिल बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। हॉर्नबिल के बाद बेंसीटाट बंगाल गवर्नर बनता है। इस बेंसीटाट के बाद दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव बंगाल गवर्नर बनकर आता है। और रॉबर्ट क्लाइव के दूसरे कार्यकाल के बाद ये बेरेस्ट जो है ये बंगाल के गवर्नर बनकर आता है। और बेरेस्ट के बाद ये कार्टियर जो है बंगाल गवर्नर बनता है। और कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? और रॉबर्ट क्लाइव हुआ। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बाद वायसराय, ये कैसे ये चेंज होते जाता है
मैं आपको बताऊंगा। गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल के बाद ये भारत का गवर्नर जनरल बना, और भारत के गवर्नर जनरल के बाद वायसराय बना। आइए मैं चलता हूं सीधे 1773 का रेगुलेटिंग आपका एक्ट। आइए इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। देख कैसे चेंज होता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स हुआ। आप सभी को याद हो गया होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। अब आइए, अब गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनता है। अगला है दूसरा 1833 का ये अधिनियम है। 1833 का अधिनियम है। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1833 का अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1833 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटी को बनाया गया। आप सभी को याद हो गया होगा कि 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1833 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया। अब आइए 1858 का अधिनियम है, और 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। आप सभी को याद हो गया। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, यानी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? आपको लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। आप सभी को याद हो गया होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को यह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1833 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटी को बनाया गया। अब आइए 1858 के अधिनियम द्वारा यह भारत का वायसराय का पद बना, यानी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया,
वायसराय कहा जाने लगा, यानी 1858 के अधिनियम द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग हुआ। यही लॉर्ड कैनिंग जब 1857 का विद्रोह हुआ था, क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? आपका लॉर्ड कैनिंग हुआ। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? आपको आपको कैनिंग हुआ। आपका 1947 में आजादी के बाद 1947 में आजादी के बाद ये वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल का पद बरकरार रहा। यानी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बने और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। आप सभी को याद हो गया होगा भारत का अंतिम वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन बना। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपको सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। और सी राजगोपालाचारी को आपको भारत का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बस अपने लक्ष्य पर जो है निगाहें जमाए रखना है। बस आपके लक्ष्य पर अपना फोकस होना चाहिए। मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, हमको विद्वान नहीं बनना है। जिस भी परीक्षा को आपने टारगेट किया है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें, अध्ययन करें, उसके अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करें। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले, जाने से पहले आपको ऊर्जा भर के जाना चाहता हूं। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल पे? कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल पर? आप सभी लोग के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल पे? आप सभी लोग के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। और आप सभी को लगता है कि मैं उड़ने के काबिल नहीं। आपके गुरु ज्ञान प्रकाश को लगता है आपके पंखों में उड़ान बाकी है, आपके पंखों में उड़ान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।